हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और आज है उसका पार्ट नंबर सेकंड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से सन्नी पाजी का धमाका दिखाता हूं। अब आप बोलोगे सर सन्नी पाजी के धमाके का हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ रेफरेंस देना है, कुछ चीज़ समझानी है ताकि आपको वो लंबे टाइम तक याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सन्नी पाजी क्या कर रहे हैं। हालतों में ऊंची आवाज के साथ जिसकी उंगली उठती हो वह हाथ जोड़कर माफी मांगे, अच्छा नहीं लगता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं कोर्ट में तुम्हारे लिए कुछ भी कर। कोर्ट तू कभी देख नहीं पाएगा प्रधान। यहां पर सन्नी पाजी ने अपना मुक्का डिलीवर कर दिया है गुंडे पर, ठीक है। अब देखना यहां पे एक और देखिए। जी हाँ, कात्या साहब को कैसे भूल सकते हैं। हरामजादे, कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। रख, अगर सातों एक पाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा सातों को साथ। अब यहां पे क्या हुआ देखिए। एक में तो सन्नी पाजी ने मुक्का डिलीवर कर दिया गुंडे को और दूसरे में सातों को साथ मारूंगा वादा कर रहे हैं कि बाद में मुक्का डिलीवर करूंगा, बाद में मारूंगा। जी हाँ, अब आप बोलोगे सर आप कहीं कहना क्या चाहते हैं और ऐसी क्यों बहकी बात कर रहे हैं? सब कुछ सही तो है। मैं आपको द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे आ जाते हैं और इसका पार्ट नंबर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और वो रहा ये आपके सामने, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स। सर ये क्या है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स? सेल की तो बात चल रही है, नहीं, दो चीजें हैं यहां पर, एक है सेल्स और एक है एग्रीमेंट टू सेल्स, और यह है सेक्शन नंबर आपका 4। अब सेल्स क्या होती है? सेल्स किसको बोलते हैं? जब एक सेलर बायर को, जैसे यहां पर ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, जैसे सन्नी बाजी ने मुक्का ट्रांसफर फर्स्ट वाले केस में कर दिया था, मुक्का ट्रांसफर हुआ था वहां पर। यहां पर क्या ट्रांसफर हो रही है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर, यानी कि गुड्स ट्रांसफर कर दिया, डिलीवरी दे दी, तो ये होती है सेल्स। और दूसरा केस एग्रीमेंट टू सेल्स क्या होता है? इसमें ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा फ्यूचर में या कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर। जैसे सन्नी बाजी बोल रहे थे कि बाद में सातों को साथ मारूंगा, मतलब बाद में मारेगा, बाद में मुक्का आएगा, तो कहने का मतलब यहां पर मुक्केबाजी तो चल नहीं रही है। सन्नी बाजी हमारे यहां पर सेल्स एंड गुड्स एक्ट के तंत्र है नहीं। मैं केवल इतना समझाना चाहता हूं कि सेल्स का मतलब होता है गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, और एग्रीमेंट टू सेल्स का मतलब होता है जो गुड्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर होगी फ्यूचर में या कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर। अब देखिए यहां पर जो ये हमारा एग्रीमेंट टू सेल्स है ना, ये कभी ना कभी क्या बनेगा? सेल। कैसे बनेगा? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी फ्यूचर के अंदर या कंडीशन सेटिस्फाइड होने के पर, तो फिर ये एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। जब सन्नी देओल जी जो है जाके सातों को मुक्के मारेंगे तो वो डिलीवर हो जाएगा मुक्का, यानी कि डिलीवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां है टाइम्स इलेप्स हो जाता है या फिर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि फ्यूचर की डेट आ जाती है, या जो कंडीशंस यहां बोली गई थी वो जो है सेटिस्फाइड हो जाती है, तो जो हमारा एग्रीमेंट टू सेल्स है वो क्या बन जाता है? सेल्स बन जाता है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 4 हो गया, हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 की ओर। ठीक है, आपको अच्छे से सब दिख तो रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। 1 सेकेंड मुझे टाइम चाहिएगा, 1 सेकेंड। ओके, अब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या है, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन नंबर 4। जो सेक्शन नंबर मैंने 4 बताया है उसको पूरा अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अच्छे से क्या एक्सप्लेन किया गया है? द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट को एग्जिस्ट एज टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ
अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हो रहा हो तो उसमें ये चीजें एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब ये क्या क्या है आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। देखो सेल्स जब भी हो रही हो तो 2 पार्टी का होना जरूरी है, एक सेलर एक बायर। ओके जी, द सेलर एंड द बायर, द टू मस्ट बी डिफरेंट पर्सन, और दोनों ही सेम होने चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को सेल कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ भी है, पर्सन कैन नॉट बी बोथ द सेलर एंड द बायर, एक ही पर्सन बायर और सेलर नहीं हो सकता। सेल हिज गुड्स टू हिमसेल्फ, अपने आप को कोई सामान नहीं बेच सकता। तो 2 पार्टी का होना बहुत जरूरी है, दोनों पर्सन अलग होने चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली बी गुड्स, जो सब्जेक्ट मैटर है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, गुड्स होना चाहिए। कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें क्या होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ा था, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शंस थी जो शामिल नहीं थी, उसमें एक्शनेबल क्लेम्स थे और मनी इन सर्कुलेशन थी। ओके जी, इट मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड ऑन और पोज्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड, एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है, फ्यूचर गुड्स हो सकता है। अगला है अ प्राइस इन मनी शुड बी पेड, और देखो सबसे पहले तो 2 पार्टी होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। देखो याद हो जाएगा बातों को सुनोगे तो, एक बायर होना चाहिए एक सेलर होना चाहिए, सेम पर्सन नहीं होना चाहिए, पर्सन अलग होना चाहिए। सेकंड नंबर गुड्स होना चाहिए, गुड्स कौन सा हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स है या फ्यूचर गुड्स है, एक कॉन्टिजेंट गुड्स भी पढ़ा था वो होना चाहिए। और थर्ड नंबर मेन इंपॉर्टेंट, ये तो सब्जेक्ट मैटर हो गया, प्राइस यानी कि कुछ भी बेच रहे हैं उसके बदले में कुछ लेना होगा, प्राइस कंसीडरेशन पैसा। ओके, अ प्राइस इन मनी, और वो प्राइस कैसे होना चाहिए, मनी में होना चाहिए, नॉट इन काइंड, और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड, बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसीडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली मनी एंड पार्टली काइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है इसने, देखो मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कि देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसमें बायर और सेलर होगा, ठीक है, गुड्स होगा, वो फ्यूचर गुड्स हो सकता है, एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर 2 पार्टी हो गया, गुड्स हो गया, और थर्ड नंबर प्राइस में ये कह रहा है कि प्राइस जो है वो मनी के फॉर्म में होनी चाहिए, कोई दूसरे फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। बट पार्टली मनी और पार्टली किसी दूसरे फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब पूरी तरीके से किसी दूसरी फॉर्म में प्राइस नहीं हो सकती, लेकिन पार्टली पैसा और पार्टली कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे मैं कोई नई जो है जाके खरीद के ला रहा हूं रॉयल एनफील्ड, ठीक है, अब रॉयल एनफील्ड मैं खरीदने जा रहा हूं, मेरे पास पुरानी बाइक पड़ी है और मैं सामने वाले को बोल रहा हूं देखो भैया ये पुरानी बाइक जो है एक तो ये ले लो और इसके ऊपर जो पैसा आप मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहां पर जो मैंने प्राइस पे करी है वो कैसे करी है, पार्टली मनी में और पार्टली किसी थिंग के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, कोई प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये यहां पर ये कह रहा है, लेकिन पूरी तरीके से एक्सचेंज प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता, पार्टली तो मनी होनी ही चाहिए, या फिर पूरी तरीके से अगर आप करोगे तो फिर मनी में पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ नंबर, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस, सेलर से बायर तक डिलीवरी होनी चाहिए। तो फोर्थ नंबर डिलीवरी का बोल रहा है, फर्स्ट नंबर बायर और सेलर 2 पार्टी का बोल दिया, सेकंड नंबर मैटर सब्जेक्ट मैटर यानी कि गुड्स, फ्यूचर गुड्स और एग्जिस्टेंस गुड्स का बोल दिया था। थर्ड नंबर प्राइस ऑल मनी के फॉर्म में होना चाहिए, पार्टली मनी पार्टली थिंग्स में हो सकता है। और फोर्थ नंबर ये बोल रहा है भैया जो डिलीवरी है वो दी जानी चाहिए, डिलीवरी दी जानी चाहिए, और डिलीवरी 3 टाइप की होती थी वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, कंडीशनल भी हो सकता है, कोई कंडीशन भी उसके साथ में लगाई जा सकती है। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ रखा है, उसके अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होती है वो सब यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि फ्री कंसेंट यानी कि दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए, साउथ की मूवी की तरह जबरदस्ती साइन नहीं होने चाहिए, जबरदस्ती एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, गुंडे आ गए घर में कब्जा कर लिया, घर के अंदर बंदूकें लेके आ गए और भैया साइन करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, सहमति, वॉलंटरी, स्वैच्छिक इच्छा से। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टी जो है वो एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल होनी चाहिए, जैसे उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैपेबल होने चाहिए। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है वो लीगल होना चाहिए। कंसीडरेशन यानी कि उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रतिफल पैसा होना चाहिए, दोनों पार्टी को कंसीडरेशन होना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा आपका एलिमेंट्स जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए। तो ये सेक्शन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन नंबर 5। ओके, सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 5 का सब सेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 5
का सब सेक्शन 2, तो दो चीजें यहां पर बताई हुई है। सेक्शन नंबर 5 में कितने हैं सब सेक्शन, दो सब सेक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(1) अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। देखो ऑफर दिया जाता है कुछ चीज बेचने के लिए और उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ओके, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, और जब सामने वाला इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, मैं आपको जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए ये रिमोट बेचना चाहता हूं, ये मेरा ऑफर है, आप इस ऑफर को, इसके बदले में कुछ पैसे लूंगा, आप इस ऑफर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आगे, द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और ये जो है आप मैंने मेरे को जैसे ही मैंने आपको ऑफर दिया ये खरीद लो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक प्राइस कंसीडरेशन पर, अब आप मुझे पैसे दे दोगे और ये डिलीवरी में अभी आपको दे सकता हूं, फ्यूचर में भी दे सकता हूं, वो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है फर्दर एज पर सेक्शन नंबर 5(2), वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, ठीक है, और पार्टली रिटर्न पार्टली ओरल भी हो सकता है, क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ओरली हो सकता है क्योंकि सेल ओरली होती ही है। ओके, ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5 का। यहां पर देखिए अब ये क्या कह रहा है, यहां पर ये आपको कह रहा है कि ये है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को बोलता है भाई साहब देखो ये रही कार, ये कार, ये जो पुरानी मेरे पास कार है, ये कार ले लो और इसके ऊपर जो है आप मेरे से जो है 20 लाख रुपए ले लो और उसके बदले में मुझे ये वाली कार दे दो, नई कार, न्यू कार दे दो। तो मिस्टर ए ने क्या ऑफर दिया मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि देखो भैया ये ओल्ड कार पड़ी है मेरे पास, ये ले लो, ठीक है, और इसके साथ में क्या ले लो, 20 लाख रुपए भी दे देता हूं और इसके बदले में मुझे क्या दे दो, ये नई कार दे दो। अब ए ने ये ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ओके, तो ये दो पार्टी भी हो गई, दो पार्टी हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये न्यू कार है और यहां पर प्राइस क्या है, पार्टली मनी में और पार्टली दूसरी प्रोडक्ट के अंदर ओल्ड कार के रूप में है। ओके, और फिर यहां पर ये इसने इसको दी, पैसे भी दिए और इसने ये गुड्स को क्या कर दिया, डिलीवर। अब ये हो सकता है डिलीवरी अभी दे रहा हो एग्जिस्टिंग में या फिर फ्यूचर में भी दे सकता है, क्योंकि हम कार बुक कराते हैं नहीं तो बाद में भी आती है। ओके, ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं, सब्जेक्ट मैटर होता है यहां पर आपका गुड्स। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो क्या होता है, गुड्स। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट मैटर है इससे रिलेटेड 3 सेक्शन आपको देखने मिलेंगे, सेक्शन नंबर 6, 7, 8। चलिए 3 सेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 बोलता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में। बिल्कुल, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टीजेंट गुड्स, वैसे 3 होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में ही एग्जिस्ट होता है, उसको देख लिया है, अलग कर दिया है, स्पेसिफिक होता है, सामने होता है। ओके, फ्यूचर गुड्स क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा, एक्वायर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद में। और कॉन्टीजेंट गुड्स क्या होता है, मैं किसी और से जब कोई प्रोडक्ट परचेज कर लूंगा तब आपको बेचूंगा, मैं समझा चुका हूं, वो हो गया कॉन्टीजेंट गुड्स। तो ये जो होते हैं, ये तीनों ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होते हैं, फ्यूचर और एग्जिस्टिंग गुड्स, सेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 7। ये है आपका सेक्शन नंबर 7 और 8 दोनों लेके आ गया हूं। मैंने बोला ना सब्जेक्ट मैटर के ऊपर 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8। तो यहां पर 6 तो पढ़ लिया हमने, गुड्स के बारे में था। अब यहां पर ये भी गुड्स के बारे में है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में नहीं है, ये है आपके गुड्स परचेजिंग के बारे में। यानी कि जब कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है डिलीवर करने से पहले। ओके, ठीक है, तो यहां पर 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर ये बोल रहा है बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई गुड्स कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, खराब हो चुका है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड, यानी कि इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ओके, सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि अगर कोई गुड्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर डिलीवर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लेकिन गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, उससे पहले ही, भले बायर को पता नहीं है, सेलर को पता नहीं है उसके बारे में, और वो गुड्स किसी वजह से खराब हो गया है, यूजफुल नहीं है, वैसी कंडीशन में नहीं रखा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है। ओके, फिर आते हैं हम
नेक्स्ट ये 3 सेक्शन हो गए, यस 3 सेक्शन तो सर कर लिए हमने। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, अरे खुल जा भैया सिम। यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर हमने अभी तक 4 कर लिया, 5 कर लिया, फिर 6, 7, 8 साथ में कर लिया। अब हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर 9 और 10 एक साथ, और वो है असेटमेंट ऑफ प्राइस के बारे में। इसमें आइए सबसे पहले करते हैं सेक्शन नंबर 9, ये है असेटमेंट ऑफ प्राइस। अब क्या है ये बताइए। द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर। देखो जो प्राइस है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही फिक्स की जा सकती है, करनी ही पड़ेगी कि भैया ये प्रोडक्ट जो है मैं आपको दूंगा और ये इतने रुपए का है, 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, तो फिक्स कर दो। या फिर ये प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा बट इसकी प्राइस जो है इस तरीके से फिक्स की जाएगी, तो वो कौन सा तरीका है वो भी दिखा सकते हैं। ओके, तो या तो प्राइस फिक्स कर दो, या फिर कैसे फिक्स करेंगे प्राइस, कैसे निश्चित करेंगे उसका तरीका बता दो, उसका मैनर बता दो। ओके, देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ताकि दोनों पार्टी के बीच में जब डील हो तो प्राइस निश्चित या तो पहले से है या कोई तरीका बता दो ताकि वो निश्चित कर सकें। ओके, सेकंड नंबर, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजंस। अगर किसी भी वजह से प्राइस को पुराने प्रोविजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, वो तरीका काम नहीं कर रहा है तो क्या करें, तो यहां पर हमको प्राइस लेनी पड़ेगी रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस क्या होती है, वो उस गुड्स की सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, वहां के एनवायरनमेंट के ऊपर और काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो रीजनेबल प्राइस कौन सी होगी। ओके, तो ये हो गए 2। तो ये क्या हुआ, असेटमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन नंबर 9। अब असेटमेंट ऑफ प्राइस में हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 10 और हमारा लास्ट ये है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, अब ये क्या है ये देखिए, पढ़ते हैं यहां पर। ये बोल रहा है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट इज देयर बी अवॉइडेड। आप बोल रहे सर आपने फटाफट पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं ना आपको समझाने के लिए, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये रहा एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि भैया ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए बोल रहा है मेरे पास 2 बाइक है, एक तो ये रही सुपर बाइक मस्त वाली, ठीक है, और फर्स्ट ये मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये रही सेकंड नंबर, ये रही फर्स्ट नंबर, 2 बाइक है। और मिस्टर ए बोल रहा है ये दोनों की दोनों बाइक मैं आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे? ऑफर दिया, मिस्टर बी ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा, पैसे कितने हुए वो बताओ। तो मिस्टर ए बोल रहा है जो पैसे हैं वो तय करेगा ये कौन है, मिस्टर सी। तो ये कौन हो गया, थर्ड पार्टी, यानी कि इन मोटर बाइक्स की, इन बाइक्स की पेमेंट कितनी करनी है, दोनों बाइक्स की, किसको, बी द्वारा ए को। जब ए इन बाइक्स को डिलीवर कर देगा तब बी इनको कितना पेमेंट करेगा ए को, वो कौन डिसाइड करेगा, वो थर्ड पार्टी यानी कि मिस्टर सी डिसाइड करेगा। ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। ओके, तो अब क्या होगा, यहां पर जब ये दोनों बाइक इसको डिलीवर हो जाएगी तो इसको पैसे कितने देने हैं वो सी बताएगा। ये एक तरीका, एक मैनर आ गया कि सी इन दोनों बाइक्स की वैल्यूएशन करके बताएगा कि बी को ए को कितने पैसे देने हैं। ओके, अब अगर ऐसा हो जाए तो कैसे, मान लेते हैं यहां पर क्या हुआ, मिस्टर ए ने जो है एक बाइक डिलीवर कर दी, एक बाइक डिलीवर कर दी और एक अभी इसके पास में ही पड़ी है। एक बाइक डिलीवर किसको कर दी, मिस्टर बी को कर दी। अब बी ने और ए ने बोला भैया मिस्टर सी बताइए कि इस बाइक का वैल्यूएशन क्या है, इस जो बाइक डिलीवर कर दी है बी को, इसके पैसे कितने हैं। मिस्टर सी ने बोला मेरे को नहीं पता, मैं नहीं करूंगा वैल्यूएशन, यानी कि नट गया है ना, मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा वैल्यूएशन। अब क्या करें, तो इस केस के अंदर देखो क्या होगा, इसको कैसे निपटाया जाएगा तो वो समझना। यहां पर क्या होगा, एक बाइक तो डिलीवर हो गई है, हाँ, तो जो बाइक डिलीवर हो गई है, ये वाली देखो रॉयल एनफील्ड की मस्त लग रही है, ये बाइक यहां डिलीवर हो गई है, इसकी जो मार्केट में रीजनेबल प्राइस होगी वो कौन पे करेगा, मिस्टर बी पे करेगा मिस्टर ए को। और बाकी जो सेकंड वाली बाइक है इसका जो सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइडेड कर दिया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं होगा। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं अगर दोनों सहमत हो जाए तो, लेकिन मेन ये होगा और यही यहां पे लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है ये देखिए, वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द मेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर। बायर या सेलर की किसी फॉल्ट की वजह से या थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने से मना कर दे तो क्या होगा, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट में मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। देखो 2 केसेस हैं, एक केस तो ये है कि यहां पर अगर थर्ड पार्टी मना कर दे कि मैं वैल्यूएशन नहीं करूंगा,
तो अब यहां पर जो गुड्स डिलीवर हो गया है उसकी तो रीजनेबल प्राइस पे की जाएगी, जो डिलीवर नहीं हो गया है वो गुड्स डिलीवर नहीं होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर ए या बी दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट कर देता है जिसकी वजह से मिस्टर सी यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो एल्यूशन नहीं कर पा रही है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, फोल्ट में मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। तो जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, चाहे बायर ने चाहे सेलर ने, उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट तो क्या होगा अब हमारा ये तो हो गया, नेक्स्ट है आपका थैंक यू। ओके, क्योंकि ये एक चैप्टर था वो पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।